आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 चुनाव 2014, 2017, 2019 और अब 2022 4 चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव को समझ में आया है कि राजनीति दूर दूर से नहीं होती और कम से कम अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तब तो कतई नहीं। अगर आपको मोती चाहिए सत्ता का तो गहरे पानी बैठकर ही आपको मिल पाएगा। किनारे खड़े होकर जो है आप केवल तमाशा देख सकते हैं, सत्ता नहीं मिल सकती। उन्होंने और उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने पिछले 30 सालों में जितनी भी कोशिश कर ली, पार्टी का जनाधार एक थ्रेशोल्ड यानी 30% से ऊपर नहीं ले जा पाए। इस चुनाव में भी अगर उनके सहयोगी दलों के वोट निकाल दीजिए तो अखिलेश यादव वहीं पर खड़े हैं। उनके सामने बहुत विकट समस्या है। ये समस्या तब तक नहीं थी जब तक बीजेपी इतनी बड़ी प्लेयर नहीं बनी थी। जब तक उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से था, उसकी भी सीमा वही है। 29-30% से ऊपर वो पार्टी भी नहीं गई उत्तर प्रदेश में कभी आज तक, जब से बनी है। तो ये जो 30% वाली पार्टियां थीं, उनके लिए समस्या हुई जब एक 40% वाली पार्टी आ गई। अब उससे मुकाबले के लिए जो है आपको अपने जनाधार में इजाफा करना पड़ेगा, उसमें उसका विस्तार करना पड़ेगा और उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और वो आसान नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, लागू होने के बाद, मंडल आंदोलन के बाद जो एक माहौल बना था पिछड़ा वर्ग में, जिस तरह की राजनीतिक चेतना आई थी, जिस तरह की राजनीतिक सोच उनकी बनी थी, उसको मेरा मानना है कि मुलायम सिंह यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों, इस तरह के नेताओं ने गंवा दिया। उन्होंने वो जो उभार था पिछड़ों का, उसको यादवों का उभार समझ लिया और उनको लगा कि अगर यादव हमारे साथ हैं तो फिर हमको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो पिछड़े वर्ग की बाकी जातियों को उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। उनको या कहिए कि कम महत्व दिया, उतना महत्व दिया नहीं। जो कुछ था, सत्ता की सारी मलाई जो है वो यादवों और मुसलमानों में बंट गई। तो बिहार में स्थिति दूसरी है थोड़ी। बिहार में यादव और मुस्लिम मिलकर जो है संख्या बनती है वो ज़्यादा बड़ी है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। इसलिए लालू प्रसाद यादव का समीकरण ज़्यादा प्रभावी होता है बनिस्बत मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव अपने राजनीतिक जीवन में अभी तक कोई चुनाव जीते नहीं हैं। चुनाव जीते नहीं मतलब पार्टी जीती नहीं, अपना खुद का चुनाव तो जीते ही है। तो इसलिए उनके सामने और बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल से वो, मैं बार बार कहता रहा कि वो एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करते रहे जिसका सबसे प्रिय खिलौना छिन गया हो, और वो उसी तरह से जो है रोते हुए नज़र आए कि ये तो हमने किया था, ये तो हम करना चाहते थे, ये तो हमने शुरू किया था, उसका फीता ये काट रहे हैं। ये सब बोलते रहे। जनता में उससे उनका फ़ायदा होने की बजाय मुझे लगता है नुकसान ज़्यादा हुआ। उनको जो फ़ायदा हुआ है, जो सीटें बढ़ी हैं 2017 की तुलना में, उसमें सब 2 फैक्टर बहुत बड़े हैं। एक, ये इस चुनाव का परसेप्शन और ज़्यादातर जगहों पर बाइपोलर हो जाना। तो जो भाजपा विरोधी ताकतें थी, जो भाजपा विरोधी कहें वोट थे, वो एक जगह गोलबंद हो गए। और भाजपा विरोधी वोटों में भी दूसरा जो फैक्टर बना, वो सबसे बड़ा फैक्टर था वो मुस्लिम वोटों का। अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए और उनको आप देखिए असेंबली सीट वाइज, तो आपको लगभग यही नतीजा मिलेगा कि जब मुस्लिम वोट एक तरफ गया तो बीजेपी का नुकसान हुआ। इस चुनाव में भी यही हुआ। बीएसपी के नहीं लड़ने से पहले से लेकर 5वें 6ठे फेज तक लगभग जो है बीएसपी के कमज़ोर होने का सीधा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला। और क्यों मिला? क्योंकि बीएसपी जो मुस्लिम वोट ले जाती थी वो नहीं ले जा पाई। इसलिए पूरा मुस्लिम वोट इस बार समाजवादी पार्टी को गया और उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी की सीटों में आपको दिखाई देगा। ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा उसको 3rd फेज़ में हुआ, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज़्यादा था।
सातवें फेज में जो है बसपा ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। बसपा के सातवें फेज में थोड़ा मजबूती से लड़ जाने के कारण जो दलित वोट, खासतौर से जाटव वोट बीजेपी की तरफ आ रहा था, वो फिर बसपा के साथ चला गया। उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। तो बसपा जो है वो इस चुनाव में दोधारी तलवार बन गई। कहीं वो सपा के काम आई और कहीं जो है वो भाजपा के काम आई, कहीं दोनों का नुकसान किया। तो बसपा के हाशिए पर चले जाने के बाद मुझे लगता है कि पहला चुनाव होगा 2024 का। अखिलेश यादव के नेतृत्व की उनकी जो सामाजिक आधार या जनाधार बढ़ाने की क्षमता है, उसकी परीक्षा 24 में होने जा रही है। तो उन्होंने मेरी नज़र में ये अच्छा फैसला किया है कि लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया, विधानसभा की सीट से नहीं, जैसी कि चर्चा हो रही थी। अब यहाँ रहकर, लखनऊ रहकर ही आप उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ सकते हैं, दिल्ली में बैठकर नहीं लड़ सकते। तो एक संकेत तो ये दिया है, लेकिन दूसरा जो संकेत दिया है, ख़ासतौर से ये जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं स्थानीय निकाय के, उनमें जो उन्होंने संदेश दिया है, जो टिकट बांटे हैं, उससे लगता है कि उनकी सोच में बदलाव नहीं आया या कोई और कारण है। उस कारण पर भी बात करूंगा। लेकिन 34 सीटें, कुल 36 सीटें थी, 2 उन्होंने आरएलडी को दे दी। और अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए, इस 36 के बंटवारे में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। तो इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर की विश्वसनीयता या उनकी वफादारी उनकी नज़र में संदिग्ध हो गई। और ओम प्रकाश राजभर मुश्किल में इसलिए हैं कि उनकी पार्टी के टिकट पर मुख्तार का बेटा और उसका भतीजा जीता है। अब ये जो है ओम प्रकाश राजभर के लिए आने वाले समय में मुश्किल बनने वाला है। लेकिन उनकी मुश्किल दूसरी भी है कि उनकी फंडिंग जो है, उनका आर्थिक जो स्रोत है, वो मुख्तार परिवार ही है। दूसरी बात, जो डरे हुए हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका जो रसड़ा में, बलिया के रसड़ा में उनकी पार्टी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है, वो केनाल विभाग की ज़मीन पर बना हुआ है, तो किसी भी दिन गिराया जा सकता है। और उनको लग रहा है कि 5 साल हमने पहले गंवाए, मंत्री थे अच्छे खासे और झगड़ा करके छोड़ दिया, अब अगले 5 साल भी जो है सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। अखिलेश के साथ रह के तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उनके यहाँ ये मंथन चल रहा है। बल्कि वो कहें कि आना तो चाहते हैं, बीजेपी अब उतनी उत्सुक नहीं दिख रही है। उनके आने से बीजेपी को फ़ायदा तो है, लेकिन उनको लेने के लिए चुनाव से पहले जितनी उत्सुक होती अब नहीं है। तो इसलिए मामला लटका हुआ है। लेकिन मैं बात अखिलेश यादव की कर रहा हूँ। तो 34 जो सीटें बची 2 देने के बाद आरएलडी को, उसमें से 19 सीटों पर उन्होंने यादव उम्मीदवार उतारे, 4 पर जो है नॉन यादव ओबीसी उतारे और 7 सीटें सवर्णों को दी, 4 सीटें मुसलमानों को दी। अब इस गणित के माध्यम से समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझिए आप, राजनीतिक रणनीति को, तब आपको समझ में आएगा कि वो किस ओर जा रहे हैं। आज भी मतलब ये है कि यादवों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। मुसलमानों के बारे में धारणा ये बन गई है, इस चुनाव में भी दिखाई दे रही थी, कैंपेन के दौरान भी, कि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक बसपा मैदान में थी तब तक समाजवादी पार्टी को ये डर था कि मुस्लिम वोट बढ़ सकते। अब मुस्लिम वोट बांटने वाला उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई है नहीं, इसलिए सपा निश्चिंत है। उसे मालूम है कि कुछ भी हो जाए मुसलमान भाजपा के साथ नहीं जाएगा, तो उसकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी को वोट करना। तो इसलिए उस पर ज़्यादा अपना ध्यान और जो है समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो मजबूर होकर जो है समाजवादी पार्टी के साथ आएगा ही। ये 34 में से सिर्फ 4 सीटें देने का यही मतलब है, जबकि ये जो सीटें जीते हैं विधानसभा में, उसमें बहुत बड़ा, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम वोटों का है। अगर मुस्लिम वोट 10 से 15% भी कम हो गए होते तो अखिलेश यादव लगभग वहीं खड़े होते जहां 2017 में थे। तो ये जो सोच होती है ना, ये तात्कालिक लाभ तो दिला सकती है, लेकिन जिस दिन कोई पार्टी खड़ी हो गई
जिसके बारे में मुसलमानों को लगा कि ये भी बीजेपी से लड़ सकती है या कुछ इलाकों में ही लड़ सकती है, उस दिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप देखिए कि अति पिछड़ों को सिर्फ 4 सीटें देना, ये बताता है कि उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ों का मतलब यादव है, क्योंकि अति पिछड़ों से ज़्यादा सीटें आप सवर्णों को दे रहे हैं जिनके वोट आपको मिलते नहीं हैं। तो आप मैसेज किसको क्या देना है? अगर समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अति पिछड़ी जातियों के वोटों को बीजेपी से छीने, उनसे अपनी तरफ ले आए। कम से कम इस टिकट बंटवारे में उसका कोई संकेत मिलता नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो 34 में 19 सीटें यादवों को दी गई हैं, यादव उम्मीदवारों को उतारा गया है, उसका मतलब है कि अखिलेश यादव यादवों से डरे हुए। मैंने अभी जो पहले बात कही कि उनकी सोच नहीं बदली है, वो एक बात है, लेकिन उस पर भी भारी है ये कि उनको डर लग रहा है यादवों से। उनके पास जो कोर वोट है यादव मुस्लिम, उसमें मुसलमान के सामने तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव पूरे भरोसे के साथ ये नहीं कह सकते कि यादवों के सामने कोई विकल्प नहीं है। और मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए। यादवों का एक अच्छा खासा वर्ग 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगा। उस समाज में ये चर्निंग निश्चित रूप से है कि हमको जो है इस व्यवस्था से, यानी समाजवादी पार्टी की व्यवस्था से, और मैं जब बात कर रहा हूँ यादवों की और इस समाज की, तो उस वर्ग की नहीं कर रहा हूँ यादवों के जो दबंग है, जिसने सत्ता का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया, जिसको सत्ता की मलाई मिली सारी। मैं पढ़े लिखे और अपेक्षाकृत गरीब यादवों की बात कर रहा हूँ। उनके मन में जो है एक सोच निश्चित रूप से है कि ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, और बीजेपी को वो अपने दुश्मन के तौर पर नहीं देखते, अपने विरोधी के तौर पर नहीं देखते। बीजेपी की सरकार राज्य में भी देख ली 5 साल, 8 साल से केंद्र में देख रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए ये याद आता है 2014 का 2014 का लोकसभा चुनाव, जब मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह से ये कहा था कि हमारा पढ़ा लिखा यादव भी मोदी के नाम पर वोट करेगा बीजेपी को। वो जो ट्रेंड है, वो जो सोच है यादव समाज में, वो इस चुनाव के बाद और मजबूत होगी। ये जो 34 में से 19 टिकट यादवों को दिए गए हैं, उसके पीछे ये डर है। अखिलेश यादव को अब उस तरह का भरोसा नहीं है यादवों पर जैसा इस चुनाव से पहले तक था, क्योंकि उनका ये यादव समाज को भी दिख रहा है कि बाकी जो है उनका जनाधार बढ़ नहीं रहा है। बीजेपी तो 40% के ऊपर चली गई है, उसने बार और ऊंचा कर दिया है। अब तो वो जो 40% तक पहुंचने की बात थी, वहां पहुंचने से भी काम नहीं चलेगा, उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो कौन सा समाज जुड़ेगा? अखिलेश यादव का ये फैसला, और मुझे लगता है कि ये फैसला उन्होंने आज़म खां से बात करने के बाद ही लिया होगा, दोनों ने, कि लोकसभा को छोड़ा जाए, लोकसभा सीट को, विधानसभा पर कंसंट्रेट किया जाए, क्योंकि 2024 और 2027, 2024 और 2027 ये दोनों चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के सामने राजनीतिक अस्तित्व का खतरा होगा। जब राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहा हूँ तो मतलब मुख्य लड़ाई से बाहर हो जाने का। बीजेपी की स्थिति जो है वो कमोबेश जिस तरह की गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में वैसा हो जाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात यह है, इसीलिए यादव वोटों पर ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, और इसलिए भी कि वो उस गलती को नहीं दोहराना चाहते या नहीं करना चाहते जो मायावती ने की, कि अपने दलित वोटों को उन्होंने एक तरह से इग्नोर किया और उसकी कीमत आज चुका रही है। अखिलेश यादव अगर यादव वोटों को इग्नोर करेंगे तो मायावती से ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।